नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया एक बार फिर साइबर हमले की चपेट में है। हैकर्स ने दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को देखते ही देखते अपना गुलाम बना लिया। सबसे ज्यादा यूक्रेन इसकी चपेट में आया, जबकि रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देश इस हमले का शिकार हुए। वायरस को लेकर अभी भी संशय है कि इसे किसने दरअसल ये काम किया है और कौन हैकर्स इसके पीछे या कौन संगठन इसके पीछे हैं। इसे कभी गोल्डन आई, कभी पैटवेब, कभी पेटिया तो कभी एक्सपेक्टर कहा जा रहा है। आज बात होगी दुनिया पर हुए इस ताज़ा साइबर हमले की, इसकी जद में आए देशों की और भारत में इसे लेकर खतरों और तैयारियों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। डेढ़ महीने के भीतर दुनिया के कई देशों में तीसरी बार साइबर हमला हुआ है। इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस ने पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त असर डाला। इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका असर हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस को पिछली बार से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया भर के कई देश एक बार फिर साइबर हमले की चपेट में हैं। वानाक्राई रैंसमवेयर जैसे वायरस ने मंगलवार को ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी WPP समेत कई कंपनियों के सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला किया। इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में हुआ, जहां सरकारी दफ्तरों, बैंकों और निजी कंपनियों में कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर ATM मशीनें भी बंद हो गईं। इस रैंसमवेयर को पेटिया कहा जा रहा है। І дійсно по всій країні багато підприємств як державного, так і приватного сектору сьогодні практично в один той самий час були уражені вірусом, дуже подібним до вірусу WannaCry, який блокує файли на комп'ютерах. इससे दवा उत्पादक मर्क और मोंडेलेज, ओरियो और नेबिस्को जैसी कंपनियों को भी नुकसान हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में मेट्रो स्टेशन पर पेमेंट कार्ड नहीं चलने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई पेट्रोल पंपों का कामकाज भी ठप पड़ा रहा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमीर ग्रोइसमैन ने फेसबुक पर साइबर हमले की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके अहम सिस्टम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। Звернень про втручання в роботу комп'ютерних мереж. Це звернення як від державних установ, так і від приватних установ. रूस की कई कंपनियां भी इस हमले का शिकार हुई हैं। शीर्ष तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों ने कहा कि उनके यहां साइबर अटैक हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित ग्लोबल शिपिंग कंपनी ने कहा कि उसका कंप्यूटर सिस्टम भी साइबर अटैक से प्रभावित हुआ है। इस बार सामने आए वायरस को पिछली बार इस्तेमाल किए गए वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। The mechanism, it looks like the way it's, if you split it into two parts, sort of the ransomware, the bit of software that's holding the computer to ransom is different. It just does it in a slightly way instead of encrypting every single file. हमलावरों ने सिस्टम की फाइलों को फिर से अनलॉक करने के लिए $300 बिटकॉइन की मांग की है। पिछले महीने वानाक्राई रैंसमवेयर वायरस ने 150 से ज्यादा देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों को परेशान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पेटिया नाम के इस वायरस ने रूस, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत कई देशों में सबसे ज्यादा असर दिखाया। लेकिन IT मंत्री भारत में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फिलहाल इस साइबर हमले का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। कंप्यूटर फाइलों पर कब्जा कर फिरौती वसूलने वाले वायरस सॉफ्टवेयर वानाक्राई के हमले के करीब 1.5 महीने बाद एक नए फिरौती वायरस पेटिया के जरिए भारत समेत कई देशों में साइबर हमला किया गया है। मंगलवार देर रात से भारत, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूक्रेन और स्पेन में उपभोक्ता, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क को पेटिया ने निशाना बनाया। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह के कामकाज पर पड़ा। यहाँ 3 में से 1 टर्मिनल पर काम बंद करना पड़ा।
You know, there is this terminal, the Gateway Terminal of India. There are 3 terminals which they are operating, and the one terminal has been affected very badly, and the entire operations are like shut down. साइबर हमले के बाद माल ढुलाई और जहाज निर्माण से जुड़ी कंपनियों के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ा। माल ढुलाई से जुड़ी कंटेनर की लदाई और उतराई करने वाली एपी मोलर मैस कंपनी का काम बिल्कुल बंद करना पड़ा। गुजरात में रूस और नेदरलैंड के संयुक्त उपक्रम वाली एपीएम वाव का काम भी ठप हो गया। हालांकि वस्तु और सेवा कर नेटवर्क यानी जीएसटीएन ने कहा है कि साइबर हमले का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। कुछ ग्लोबल नेटवर्क्स जो हैं स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री के वो अफेक्ट हुए हैं, उसके कारण हमारे यहाँ भी कुछ ऑपरेशंस पर फर्क पड़ा है। ये बड़ा जो आपने वानाक्राई कुछ दिन पहले सुना होगा, उससे सिमिलर काइंड ऑफ अटैक है। सिमिलर तरह की वल्नरेबिलिटी है विंडोज की, एसएमबी की, ये पोर्ट 445 की, इस पर स्प्रेड होता है ये लोकल नेटवर्क्स में। इसमें करना ये है कि आप लोग इमीडिएटली अपने सिस्टम्स को पैच कर लें। माइक्रोसॉफ्ट का जो पैच है वो इशूड है। इस बीच सरकार ने कहा है कि पेट्या रैंसमवेयर अटैक से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस साइबर हमले से भारत में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। But we took proactive step immediately. Advisories have been sent. We are in touch, and as till now, India is not much affected. But they are keeping a close watch on it. हमले के बाद केंद्र सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन की टीम को आपदा प्रबंधन के काम में लगाया गया है। सर्टिन के लोगों ने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखने, अज्ञात स्रोत से आए ईमेल ना खोलने और मजबूत पासवर्ड बनाने की सलाह दी है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो 47 दिन के भीतर एक बार फिर हुए साइबर हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन साइबर हमलों के बाद वैश्विक राजनीति भी तल्ख हो गई है। सैन्य संगठन नाटो ने हमलों पर चिंता जताई है और यूक्रेन का साथ देने को कहा है। इधर इसे लेकर अमेरिका में भी राजनीति तेज हो गई है। ताजा साइबर हमले ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी। इस हमले से वैश्विक राजनीति भी गर्मा गई है। हमले का केंद्र यूक्रेन था, जो खुलकर रूस पर उसके अहम कंप्यूटर सिस्टम और अहम परियोजनाओं पर साइबर हमले करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि इस बार खुद रूस के कई अहम संस्थान साइबर हमले का शिकार हुए हैं। इस बीच पश्चिमी देशों की अगुवाई वाला सैन्य संगठन नाटो खुलकर यूक्रेन के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। नाटो ने यूक्रेन को साइबर हमलों से निपटने के लिए मदद जारी रखने की बात कही है। नाटो का कहना है कि दुनिया भर में हो रहे साइबर हमले से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना होगा और साइबर सुरक्षा को सेना का अहम अंग बनाना होगा। 2014 में हैकरों ने नाटो की वेबसाइट पर भी हमला कर दिया था। NATO provides help to Ukraine to improve its cyber defenses, and I think that the cyber attacks we have seen this week very much highlights the importance of the support, the help NATO give or provides to Ukraine to strengthen its cyber defenses, technical and other kinds of support. We will continue to do that. साइबर हमले से ब्रिटेन के सरकारी कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी WPP समेत दर्जनों कंपनियां इससे प्रभावित हुई हैं। राजनेताओं और कर्मचारियों के अकाउंट को निशाना बनाया गया। पिछले महीने हुए साइबर हमले में भी ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा के कंप्यूटर नेटवर्क पर गंभीर असर पड़ा। ब्रिटेन ने इसे अपने ऊपर बड़ा हमला बताया। Then we have anonymous cyber foes, often sponsored by state or non-state entities, lurking behind a veil of encryption, targeting our national infrastructure, as we saw with the recent cyber strike on Parliament itself. That isn't a Cold War. That's a grey war, permanently teetering on the edge of outright hostility, hovering around the threshold of what we would normally consider to be an act of war. उधर अमेरिका में भी इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद टेड ल्यू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक माइकल एस रॉजर्स को इस वायरस के फैलने का दोषी बताया है। अपनी चिट्ठी में टेड ने आरोप लगाया कि NSA से लीक हुए हैकिंग टूल्स की मदद से ही ये वायरस फैल रहा है और NSA को तुरंत इसे रोकना चाहिए।
स्पेन में कई मल्टीनेशनल कंपनियों मोंडलेज और कानूनी कंपनी डीएलए पाइपर भी हालिया साइबर हमले की चपेट में है। फ्रांसीसी कंपनी सेंट गोबेन भी हमले की चपेट में है। ऑस्ट्रेलिया चॉकलेट फैक्ट्री भी इस हमले की जद में आई है। आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमला मई महीने में हुए WannaCry रैंसमवेयर हमले जैसा है। वायरस उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल कर रहा है जो पिछले महीने WannaCry रैंसमवेयर ने इस्तेमाल की थी। विशेषज्ञों ने रैंसमवेयर हमले के कुछ पहलुओं पर तो काबू पा लिया था, लेकिन अपराधियों ने इसे अपडेट कर पेटिया नाम से दोबारा हमला कर दिया। अमृता चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पेटिया को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। साइबर क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों का दावा है कि पेटिया दरअसल एक रैंसमवेयर नहीं, एक वाइपर है, यानी रैंसमवेयर से कई गुना ज्यादा खतरनाक। नई रिसर्च के बाद इसे पेटिया की जगह एक्सपेट नाम दिया गया है। यूक्रेन और रूस समेत दुनिया भर के एंटरप्राइज नेटवर्क को पल भर में ठप कर देने वाले पेटिया साइबर हमले ने सबको सख्ते में डाल दिया। शुरुआत में इसे रैंसमवेयर कहा गया, इसे जल्द उबर लेने के दावे हुए, लेकिन दुनिया की बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यूरोप इस हमले से अनुमान से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक ढंग से प्रभावित हुआ है। कई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पेटिया दरअसल रैंसमवेयर नहीं बल्कि एक वाइपर है जो कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक है। जानी मानी साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्की के मुताबिक पेटिया का मकसद पैसे की उगाही या सामान्य हैकिंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तमाम कंपनियों के डेटा को पूरी तरह से करप्ट करने के लिए किया गया एक बड़ा और सुनियोजित हमला है। दरअसल पेटिया साइबर हमला कितना घातक है, ये जानने के लिए हमें रैंसमवेयर और वाइपर के बीच के अंतर को समझना होगा। रैंसमवेयर दरअसल एक मालवेयर है जिसे ट्रोजन भी कहा जा सकता है। ये EXE फाइलों के जरिए अगर सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम करप्ट हो जाता है। इस हमले में सिस्टम की सभी फाइल्स हमला करने वाले अटैकर के पास शेयर हो जाती हैं। इस तरह अटैकर सिस्टम पर दूर बैठे बैठे कब्जा कर लेता है और अनलॉक करने के लिए कंपनियों से उगाही करता है। उगाही के लिए हैकर्स आजकल बिटकॉइन को खास तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी एक खास वजह है। मैंने हैक किया, हैक करने के बाद मैं आपसे कुछ भी XYZ अमाउंट डिमांड करता हूँ। उस डिमांड में आप मेरे से कहेंगे कि जी ठीक है, हम आपको उतना पैसा पे कर देते, लेकिन उसके बदले में हम आपको पैसा कैसे भेजें। तो मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दूंगा, अपना नाम दूंगा, तो मेरा सब कुछ डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। अगर मैं बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट लेता हूँ तो उसमें एक यूनिक एड्रेस होता है, डेट्स इट। उससे हम कभी भी उस उस हैकर को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे आजकल के नए हैकर्स समझदार हैं, तो वो हमें बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट हमसे मांगेंगे। जबकि वाइपर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक बार सिस्टम में वाइपर इंस्टॉल हो जाए तो सारी फाइलों को करप्ट कर देता है। वाइपर सारी फाइलों के एक्सटेंशन नेम को ही बदल डालता है। वाइपर हमले में सिस्टम के रीस्टोर होने या डाटा रिकवरी की गुंजाइश नहीं रह जाती। खुद हैकर भी फाइलों को रीस्टोर या सिस्टम अनलॉक नहीं कर सकता। इस तरह यह हैकिंग उगाही के लिए नहीं बल्कि साइबर हमले के लिए की जाती है। पेटिया हमले को पहले रैंसमवेयर माना जा रहा था। खबरें आई कि हैकर्स ने 300 बिटकॉइन की मांग की है, लेकिन साइबर रिसर्चर इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते और इसे वाइपर हमला करार दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनियों में से एक कैस्परस्की और कोमाई ने इसके वाइपर होने की पुष्टि की है। जानकारों का मानना है कि अगर रैंसमवेयर की जगह सच में ये एक वाइपर हमला है तो इसका मकसद प्रभावित देशों की साइबर व्यवस्था नाकाम करना हो सकता है, ताकि लंबे वक्त तक देश की संचार व्यवस्था पटरी पर न लौट पाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसके पीछे उगाही करने वाले हैकर्स नहीं बल्कि आतंकी समूह और दुश्मन देशों की सरकारें तक हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत में चिंताएं लाजमी हैं। भारत के साइबर सुरक्षा कानून हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। दुनिया और तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, कानून में उस हिसाब से बदलाव नहीं हो पाए हैं। फिलहाल देश में जो कानून हैं वो साइबर अपराध रोकने और दोषियों को सजा दिला पाने के लिए नाकाफी हैं। हाल के दिनों में साइबर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है।
अपराधी हर रोज नेटवर्क हैक करने और महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में सर्विलांस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने कानूनों में न सिर्फ बदलाव किए हैं बल्कि इन्हें लगातार मजबूत किया जा रहा है। साइबर निगरानी से जुड़े लोग बदलते वक्त और अपराधियों के तौर तरीकों के हिसाब से नए तौर तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। हमारा जो देश भारत है ये साइबर अटैक के मामले में 39 नंबर की रैंकिंग पे आता है। तो 39 नंबर की रैंकिंग पे है, जिससे कि हमारा पूरा वर्ल्ड इस टाइम साइबर अटैक से जूझ रहा है। लेकिन हमारा भारत में जो भी अभी उसको लोगों को साइबर की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़ना, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और अनाधिकृत लेन देन जैसे अपराध साइबर कानून की नई चुनौतियां हैं। भारत में इससे निपटने के लिए 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन किया गया, लेकिन तब से तकनीक और अपराध करने के तरीके लगभग पूरे तरीके से बदल चुके हैं। फिलहाल आईपीसी की धारा 503 के तहत ईमेल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजना अपराध है। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी भी मानहानि की भावना से भेजे गए ईमेल अपराध की श्रेणी में है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 शामिल की गई है। फर्जी वेबसाइट से या साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नजर रखने के मामले आईपीसी की धारा 463 के दायरे में हैं। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन दवाएं बेचने से जुड़े अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत सुने जाएंगे, जबकि हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़े मामले आर्म्स एक्ट के दायरे में लाए गए हैं। देश में साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना और उसके चैट रूम में जबरन घुस जाना अपराध है। ईमेल बॉम्बिंग यानी किसी व्यक्ति के ईमेल पर उसके अकाउंट को ठप करने की नीयत से भेजे गए असंख्य मेल, डेटा डेडलिंग यानी कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस होने से पहले बदलाव, सलामी अटैक यानी गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम देना या बैंक सर्वर में प्रोग्राम के जरिए थोड़े थोड़े पैसे उड़ाना। लॉजिक बॉम्बिंग किसी विशेष तारीख या घटना के समय के हिसाब से प्रोग्राम टाइम करना और ट्रोजन हॉर्स या वायरस के जरिए कंप्यूटर को नुकसान, डेटा या पैसे की चोरी अपराध की श्रेणी में है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 65 के तहत कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 66 के तहत कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश और धारा 66A के तहत संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66B में कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66C में किसी की पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 71 में डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का जिक्र है, जबकि 73 में फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन प्रावधानों की जानकारी न लोगों को है और न ही सही से कानून लागू करने वाले को। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। पेटिया मालवेयर के ताज़ा हमले ने दुनिया को डरा कर रख दिया है। हालांकि दुनिया भर के देश इससे धीरे धीरे उबर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब दुनिया को ऐसे हमलों से दो चार होना पड़ा। कुछ दिन पहले ही वानाक्राई नाम के रैंसमवेयर ने कई देशों में कंप्यूटर सिस्टम पर बुरा असर डाला था। इससे पहले भी हैकर्स ने बड़े साइबर हमले किए, जिसमें
लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हैरान परेशान आईटी एक्सपर्ट्स की ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर में नजर आ रही हैं। ताज़ा हमले से परेशान मुल्क इससे निजात पाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे पहले 2016 में भारत में 32 लाख लोगों के डेबिट कार्ड साइबर हमले की जद में आ गए थे। इसमें 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन कम से कम 6 लाख बैंकों के लाखों यूजर्स को एटीएम पिन बदलना पड़ा। इसी साल ईबे यूजर्स की प्रोफाइल पर ही बड़ा साइबर हमला हुआ। माना जा रहा है कि इस हमले में 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के नाम, ईमेल, पता, फोन नंबर और जन्मदिन जैसी निजी जानकारियां हैकर्स ने उड़ा ली। अप्रैल 2011 में सोनी प्लेस्टेशन नेटवर्क में हैकर्स ने ऐसा हमला किया कि 10 करोड़ यूजर्स के बैंक खातों की जानकारियां लीक हो गईं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो ब्रिटिश नियामक ने हैकर्स पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में सोनी पर 2.5 लाख पाउंड का जुर्माना लगा दिया। हैकर्स इसके बाद भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आए और दुनिया भर में साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ती रहीं। अगर आप पिछले 2 दशकों में देख लें तो अलग अलग प्रकार के हमले हो रखे हैं। मैं 2000 की बात करूं तो आई लव यू वायरस का हमला हुआ था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था उस ज़माने में कि उस ज़माने का सबसे ज़्यादा महंगा वायरस अटैक हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा नए नए प्रकार के अटैक आने लग गए और फिर 2 साल पहले तो पूरी दुनिया भर को एक झटका सा लग गया जब उन्हें पता लगा कि इंटरनेट की जो SSL लेयर है वो भी असुरक्षित नहीं है और वहाँ पर भी एक इन्फेक्शन है जिसे हम हार्ट ब्लीड बोलते हैं। ऑलरेडी पिछले दशक में हमने स्टक्सनेट जैसे वायरस का आक्रमण लगातार देखा है। बड़े साइबर हमलों की सूची काफी लंबी है। अप्रैल 2014 में हार्ट ब्लीड नाम के हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हार्ट ब्लीड नाम के इस खतरनाक बग ने कई नामचीन कंपनियों पर हमला किया। माना जा रहा है कि 2 साल तक इस बग का किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस दौरान हार्ट ब्लीड बग ने दसियों लाख वेब सर्वर से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारियां समेत फेसबुक, गूगल, याहू और अमेज़न जैसी वेबसाइट के पासवर्ड भी चोरी कर लिया। दिसंबर 2009 में गूगल की चीन सेवा में हैकर्स ने सेंध लगाई। शुरुआत में ऐसा माना गया कि हैकर्स ने सिर्फ चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जीमेल खाते की जानकारियां चुराई हैं, लेकिन जल्द ही ये सामने आया कि न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी एक खास बग के जरिए करोड़ों लोगों के जीमेल खाते हैक कर लिए गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए हैकर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2011 में ही एप्सिलॉन कंपनी में बड़ी सेंधमारी हुई। हर साल ये कंपनी करीब 40 अरब लोगों को ईमेल करती है। माना जाता है कि ये सारी मेल हैकर्स की पहुंच में थे। हैकर्स के निशाने पर पूरी दुनिया है। शायद ही कोई ऐसा देश है जहां साइबर हमले ना हुए हों। माना जाता है कि साइबर दुनिया में किसी भी देश की कोई सीमा नहीं है। लिहाजा अमेरिका में बैठा हुआ हैकर भारत से डेटा चुरा सकता है और भारत में बैठा हुआ कोई हैकर यूरोप के डेटा। मार्च 2013 में दक्षिण कोरिया के 3 ब्रॉडकास्टर्स और 2 बैंकों पर तगड़ा हमला हुआ। इससे पहले कि सरकार और एजेंसीज इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर पाती, तब तक करोड़ों के डेटा चोरी हो चुके थे। जून 2008 में ब्रिटेन की ऐसे गोपनीय दस्तावेजों की चोरी हुई जिसमें अल-कायदा समेत कई बड़े आतंकी संगठनों से जुड़ी जानकारियां जमा थी। 2006 में ऑपरेशन शेडी रेड नाम के हमले ने दुनिया के कई देशों पर एक साथ निशाना साधा। इस हमले में रक्षा व्यापार से जुड़ी 71 चोटी की संस्थाओं समेत संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी शामिल थी। इस सदी की शुरुआत में वर्ल्ड ऑफ हेल नाम के एक हैकर्स समूह ने एक के बाद एक कई साइबर हमलों को अंजाम दिया। 2012 में रेड अक्टूबर साइबर हमले ने भी चौतरफा कोहराम मचा दिया था। 2011 में कनाडा सरकार ने दावा किया कि चीन के IP एड्रेस से उनके यहाँ लगातार कई साइबर हमले किए गए। 1999 में जोनाथन जेम्स नाम के 15 साल के लड़के ने नासा और अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स हैक कर लिए। जोनाथन जेम्स इसके बाद हैकिंग की दुनिया के नए सितारे बनकर उभरे। हालांकि नासा हैकिंग मामले में जोनाथन को गिरफ्तार किया गया और बाद में गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी।
हैकिंग का सिलसिला तभी से चला आ रहा है जब दुनिया में इंटरनेट लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन उससे पहले भी कई बार टेलीफोन लाइन को हैक करने के बड़े मामले दुनिया ने देखे हैं। रैनसमवेयर मालवेयर के अलावा कई और मालवेयर और बग ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया परेशान रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।